हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि 24-25 सीबीएसई फाइनल एग्ज़ाम में आया हुआ है। 38th क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। चलिए इसको पढ़ते हैं पहले। अ बैंक ऑफर्स लोन टू इट्स कस्टमर्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, नेमली फिक्स रेट, फ्लोटिंग रेट एंड वेरिएबल रेट। बैंक जो है अपने कस्टमर्स को 3 तरह के लोन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, फिक्स रेट वाला, फ्लोटिंग रेट वाला और वेरिएबल रेट वाला। फ्रॉम द पास्ट डेटा विद द बैंक, it is known that a customer avails loan on fixed rate, floating rate or variable rate with probabilities 10%, 20% and 70% respectively। तो लोन लेने की जो कस्टम है, प्रवृत्ति है जो लोगों की, वो क्या है? फिक्स रेट 10%, फ्लोटिंग रेट 20% लोग जो हैं फ्लोटिंग रेट लेते हैं, लोन लेते हैं फ्लोटिंग रेट पे, और 70% जो है वो वेरिएबल रेट पे लोन लेते हैं। चलिए आगे। कस्टमर आफ्टर अवेलिंग लोन कैन पे द लोन, या तो भी लोन वो पे करेगा, और डिफ़ॉल्ट ऑन लोन रीपेमेंट। डिफ़ॉल्ट मीन्स कि वो लोन ना दे। जैसे लोन में क्या होता है ना, डिफ़ॉल्टर्स हो जाते हैं, जो लोग लोन पे ही नहीं करते उनको डिफ़ॉल्टर्स बोलते हैं हम, लोन डिफ़ॉल्टर्स। तो ये है कि या तो आदमी देगा या फिर नहीं देगा। द बैंक data suggests that the probability that a person defaults on loan after availing it at a fixed rate, floating rate and variable rate is 5%, 3% and 1% respectively। अब यहाँ पे इसको समझिए, क्या कह रहे हैं कि एक आदमी जो है डिफ़ॉल्टर हो जाता है अगर वो उसने फिक्स रेट पे लोन लिया है, तो उसके डिफ़ॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5%। अगर उसने फ्लोटिंग रेट पे लोन लिया है तो उसके डिफ़ॉल्टर होने की प्रोबेबिलिटी है 3%। अगर उसने वेरिएबल रेट पे लोन लिया है तो उसके डिफ़ॉल्टर होने की, मतलब वापस ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1%। अब आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट क्या है? What is the probability that a customer after availing the loan will default on the loan payment? उसके डिफ़ॉल्टर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, चलिए पहले हम थोड़ा सा इसको पैराग्राफ में से कुछ चीज़ों को हम इजी करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा इवेंट E1। ठीक है, इवेंट E1 क्या है? टू अवेल लोन एट फिक्स रेट, क्योंकि सबसे पहले उसने बताया था कि फिक्स रेट पे लोन दिया जा रहा है। तो उस इवेंट को एक बार मैं मान लेता हूँ, टू अवेल द लोन एट फिक्स रेट। अभी दूसरा जो लोन है वो क्या है? फ्लोटिंग रेट वाला। तो अभी फ़िलहाल तो हम इवेंट सपोज कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको समझेंगे कैसे अप्लाई करना है। E3 क्या है? लोन जो है वो वेरिएबल रेट पे मिल रहा है। ठीक है, अब उसने देखिए बात क्या की थी कि डिफ़ॉल्टर होने की। ठीक है, तो एक इवेंट मैं यहाँ पे लिखूँगा A, जो कि यहाँ पे मेजर इवेंट है कि कस्टमर डिफ़ॉल्ट्स ऑन लोन पेमेंट, क्योंकि उसने ये बात की है डिफ़ॉल्टर होने की। तो ये हमारा एक तरह से A इवेंट बन जाएगा। ठीक है, वो जो हमारे नॉर्मल थे वो थे E1, E2, E3। अब क्या क्या दिया हुआ है हम उसको लिखते हैं। ठीक है, पहले दिया हुआ था कि 10% जो है प्रोबेबिलिटी है वो फिक्स रेट पे लेने वालों के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ E1 मैंने माना था फिक्स रेट, तो उसको लेने वालों की प्रोबेबिलिटी क्या है? 10%। फिर E2 मतलब फ्लोटिंग रेट पे लेने वालों की प्रोबेबिलिटी क्या है? 20%। तीसरा लोन क्या है? वेरिएबल वाला, तो 70%। ये हमारे थे बेसिक इवेंट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे देखिए इनको कैसे लिखना है आपने। अब यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि आदमी जो है वो डिफ़ॉल्टर हो जाता है, ठीक है, कब? जब उसने लोन कौन सा लिया था? फिक्स रेट पे। तो इसको आपने ऐसे लिखना है, देखिए पी क्या है, फिक्स रेट पे उसने लोन लिया, मतलब E1 उसको नीचे लिखना है जो हुआ है। E1 मतलब फिक्स रेट पे उसने लोन लिया और वो हो गया डिफ़ॉल्टर, उसको लिखना है ऊपर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है 5%, ठीक है। इसी तरह से अब इसको देखिए 3% को हम कैसे लिखेंगे? उसने लोन किस पे लिया था? फ्लोटिंग रेट पे, और अब वो हो गया डिफ़ॉल्टर। तो जो चीज़ हो चुकी है वो नीचे लिखनी है आपने, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखूँगा लोन उसने लिया था किस पे? वेरिएबल रेट पे, और वो हो गया डिफ़ॉल्टर। तो ए इसलिए मैंने ऊपर लिखा है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1%। ये तो अभी हम डाटा लिख रहे हैं कि कैसे उसको शॉर्ट लिस्ट करना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की डिमांड। देखिए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर आफ्टर अवेलिंग द लोन विल डिफ़ॉल्ट ऑन द लोन पेमेंट। तो उसके डिफ़ॉल्टर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे सीधा सीधा सा ये क्वेश्चन है कि पीए फाइंड आउट करो। तो पीए तक कैसे पहुँचेंगे? हमारे लिए बेस्ट रूट क्या है कि भाई टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वही हमें पीए तक पहुँचाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट रूट है जिसमें उसने सीधा सीधा बोला है कि भी प्रोबेबिलिटी डिफ़ॉल्टर होने की बताओ। तो हम कैसे इस पेज पहुंचेंगे? देखिए टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे काम करता है। पहले हम कहेंगे कि उसने लोन लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद फिक्स रेट पे लोन लिया, डिफ़ॉल्टर होगा, एक काम हो गया। प्लस अब लिखेंगे कि उसने लोन लिया किस पे? फ्लोटिंग रेट पे। अब लोन लिया फ्लोटिंग रेट पे और वो हो गया डिफ़ॉल्टर। तो हम क्या है, धीरे धीरे एक रास्ता चुन लिया हमने ए तक पहुंचने का, डिफ़ॉल्टर होने का रास्ता चुन लिया कि कैसे कस्टमर डिफ़ॉल्टर होता है। अब तीसरा है कि उसने लोन लिया वेरिएबल रेट पे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेरिएबल रेट पे लोन लेके वो हो गया डिफ़ॉल्टर। तो मतलब ये डिफ़ॉल्टर होने के लिए कस्टमर के पास 3 रास्ते थे, या तो वाया फिक्स रेट हो सकता था, या फिर वो वाया फ्लोटिंग रेट लोन लेके डिफ़ॉल्टर हो सकता था, या फिर वो वाया वेरिएबल रेट पे लोन लेके डिफ़ॉल्टर हो सकता। तो 3 रास्ते हैं, 3 रास्तों से वो क्या है, लोन डिफ़ॉल्टर हो सकता था। तो ये टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी का ही एक फील आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ फिल करते हैं। PE1 क्या था, हम यहाँ से देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। हाँ ये रहा, यहाँ से मैं डाटा उठाऊँगा, अभी आपने ध्यान रखना है। 10/100, A/E1 की वैल्यू है 5/100, PE2 जो है 20/100, A/E2 है 3/100, PE3 70/100, A/E3 1/100, ठीक है। सारा डाटा यहीं से उठाया मैंने, यहाँ से। अब नीचे अगर देखें तो 10,000 जो है वो आ रहा है भाई LCM, सभी के नीचे क्या है 10,000। अभी मैं ऊपर वाले लिखूँगा, यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 70। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो ये आ गया 180/10,000। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये है, थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं ज़ीरो को, 18/1000, तो यहाँ पे 0.018 ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर परसेंटेज में लिखना चाहें, एक तो यहाँ पे भी छोड़ सकता है बच्चा, अगर परसेंटेज में लिखना चाहो तो आप डेसिमल को 2 स्टेप्स आगे ले जाओ, मतलब यहाँ पे ले जाओ, तो आप लिख सकते हो दिस इज़ 1.8%, ठीक है। तो अब क्या है, अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है, a customer after availing the loan defaults on loan repayment, what is the probability that he avail the loan at a variable rate of interest? अभी थोड़ा इसको मैं ब्रेक डाउन करके पढ़ता हूँ। देखिए a customer after availing the loan defaults on the loan repayment, देखिए क्या बोला है कि वो डिफ़ॉल्टर हो चुका है, कि उसने पेमेंट नहीं वापस देनी। अब
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही अवेल द लोन एट अ वेरिएबल रेट। तो उल्टा घुमा के इसको क्वेश्चन को कैसे पूछते हैं, यही बायस थ्योरम का जो फ्लेवर है वो यही है कि देखो इंसान जो है डिफ़ॉल्टर हो चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने लोन वेरिएबल रेट पे लिया हो। तो इसलिए बायस थ्योरम जो है उसको रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा जाएगा। फिर आप सुनिए क्या बोला है कि वो डिफ़ॉल्टर हो चुका है कस्टमर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने लोन जो लिया था वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया था। ठीक है, तो अब समझ गए होगे आप कि भाई यहाँ पे बायस थ्योरम ही हमें लगानी पड़ेगी। तो पहले तो ढूंढते हैं कि क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। देखिए उसने क्या कहा है कि कस्टमर डिफ़ॉल्टर हो चुका है, तो अभी मैं लिखूँगा नीचे ए, जो चीज़ हो चुकी है वो लिखो नीचे। कस्टमर डिफ़ॉल्टर हो चुका है मतलब ए मतलब डिफ़ॉल्टर होना। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने लोन लिया हो वेरिएबल रेट पे, तो वो क्या है E3। वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था E3। तो भाई ये फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, अब इसमें मैं लगाता हूँ बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम कैसे लगती है, देखिए पी ए नीचे E3 ऊपर। तो यहाँ पे पहले हमें लिखना होता है PE3 इंटू PA/E3, और नीचे जो होता है ये होता है जो हमने टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट किया था वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फिल करते हैं। PE3 था हमारा 70/100, A/E3 था हमारा 1/100। यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है हमारा, ये रहा, यहाँ से मैंने दोनों चीज़ें उठाई हैं। ठीक है, अब PA की वैल्यू अपने ध्यान रखना है, मैं ये वाली उठाऊँगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे को थोड़ा कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। मैं लिखूँगा 180/10,000। ये देखिए, ये मैंने सोच समझ के कि भी मैं इसको इससे काटूँगा, इसलिए मैंने वो 10,000 वाले को प्रेफरेंस दी है। अब ये बचा 70/180, ये काट लो आप। 7/18। ठीक है, पहले था 70/180, अब काट के बन गया 7/18। अब आप इसको डिवाइड कर लो, तो ये कुछ इस तरह से अप्रोक्सीमेटली ये आएगा। यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं। अगर हमने परसेंटेज में इसको निकालना है तो क्या करना है, आपने 2 स्टेप डेसिमल को राइट की तरफ फेंक देना है, तो ये आ जाएगा 38.89%। तो ये आपका आंसर बन गया। तो इसी तरह से हमारा केस स्टडी ये यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी में हम आगे बढ़ते जाएंगे, केस स्टडीज़ करते जाएंगे जो बोर्ड्स की तरफ से हैं, जो सैम्पल पेपर हैं, क्वेश्चन बैंक है, जो भी मटेरियल है जो CBSE और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने प्रोवाइड किया है, तो वो हम इस प्लेलिस्ट में करेंगे। अगर आप फ्रेश और न्यू केस स्टडीज़ करना चाहते हैं अदर देन दिस, ठीक है, तो फिर मेरी दूसरी जो प्लेलिस्ट है उस पर आप जा सकते हैं। उसमें उसका टाइटल यही है, फ्रेश एंड न्यू केस स्टडीज़। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। +2 ऑन डेली बेसिस, उसका इस तरह से कुछ टाइटल है। तो वहाँ पे आके आप ये वाला सारा नए केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।